नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट जो आर्टिकल रहेगा जिसे हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा अ बजट दैट इंक्लूड्स। कैसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं और बजट में क्या प्रोविजंस होने चाहिए जानेंगे। दूसरा आर्टिकल देखेंगे चैलेंज नेक्स्ट डोर। इस आर्टिकल से हम एक दो पॉइंट एडिशनल निकलेंगे। कल जो हमने पाकिस्तान का मुद्दा जो डिटेल में डिस्कस किया था उसी में एक दो पॉइंट ऐड हो गए, बाकी एज इट इज़ वो की वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इसके आगे एक आर्टिकल हम देखने वाले हैं, ये द राइज ऑफ द इंडियन माइग्रेंट्स। यहाँ पर इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि इंटरनेशनली लीडरशिप की अगर बात करें तो वहाँ पर इंडियन जो माइग्रेंट्स हैं या इंडियन डायस्पोरा है उसकी पकड़ अच्छी खासी है। पर हम अगर उसी के जस्ट उलट घर में आकर के हमारे देश में हालात देखें तो बिगड़े हुए हैं। तो इस केस में हमें कुछ ऐसा इंक्लूसिव मैनर में काम करना चाहिए जिससे कि हमारी सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिकल इक्वालिटी दोनों इंश्योर की जा सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार नज़र डालेंगे इस आर्टिकल पे। और लास्ट ये जो आर्टिकल है ये रिलेटेड है एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड। बेसिकली एक मूवमेंट था क्या मतलब मूवमेंट है जिसका नाम है केरला शास्त्र साहित्य परिषद। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल मूवमेंट है बेसिकली जिसमें अपने आप में मूवमेंट के साथ साथ में लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई है। दैट मीन्स राइटिंग्स भी अच्छी खासी हैं इस मूवमेंट के द्वारा, लिखी हुई बातें, बुक्स। ठीक है, और दूसरी तरफ एक मूवमेंट भी, एक अभियान भी है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने से संबंधित। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर इस आर्टिकल पे एक बार नज़र डालेंगे। तो ये कुछ आर्टिकल से देखते हैं इनको अब एक एक। फर्स्ट आर्टिकल है बजट दैट इंक्लूड्स। आर्टिकल को लिखा है नौसाद फॉर्ब्स के द्वारा। देखो, इनका ये कहना है कि पिछले 2 क्वार्टर्स की अगर हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की बात करें तो हम रिकवर कर रहे हैं। ग्रोथ है वो भी रीबाउंड कर रही है। कॉरपोरेट सेक्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा खासा हुआ है। मंथली एवरेज अगर देखें तो लगभग 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ के लगभग मंथली कलेक्शन हुआ है सेकंड और थर्ड क्वार्टर के टाइम पे। ये जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है 2021-22। बजट डेफिसिट भी है, वो भी अब कहीं ना कहीं कम हो जाएगा क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो रहा है तो बजट डेफिसिट भी धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। तो ये कुछ अच्छी न्यूज़ है जो कि हमने अच्छे से डिस्कस भी की है प्रीवियस आर्टिकल्स में। पर सवाल ये है कि अभी ये ग्लास आधा भरा हुआ है, बचा हुआ जो आधा है उस पर हमें ध्यान देना होगा क्योंकि अभी तक ऊपर हमने जो भी बात की वो सारी की सारी फॉर्मल सेक्टर की है। जब बात आ जाए इनफॉर्मल इकोनॉमी की तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस अभी भी हैं और सबसे बड़ा कारण रहा एक तो कोविड खुद और फिर कोविड के बाद में लॉकडाउन लगना। तो ऐसे में स्मॉल एंटरप्राइजेज, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, इन सबको जितने बुरे तरीके से मार पड़ी है शायद ही किसी दूसरे सेक्टर को मार पड़ी हो। जबकि हमें पता है कि पिछले कुछ सालों में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। इवन आज भी अगर देखें तो हमारे यहाँ पर जितना एम्प्लॉयमेंट है उसका लगभग 85% जो है वो तो इनफॉर्मल सेक्टर में ही मिलता है। एग्रीकल्चर में बेशक रोजगार बढ़े हैं पिछले 1.5 साल में, पर सवाल ये है कि एग्रीकल्चर में वो जितना बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि जब आप हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, जहाँ पर कि ज़रूरत तो 5 आदमियों की है पर काम मजबूरन 10 आदमी कर रहे हैं, जबकि प्रोडक्टिविटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो जो ये 5 आदमी बढ़ गए ना यहाँ पर, इनका कोई आउटकम में कोई रोल नहीं बनता। तो इस तरीके से छुपी हुई जो बेरोजगारी है वो इंडिया स्पेसिफिक हम अगर देखें तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इस केस में एग्रीकल्चर में अगर अच्छे से आउटकम नहीं मिले तो लोग फिर मजबूरन शहरों की तरफ मूव करते हैं रोजगार के लिए। पर शहरों की तरफ जब वो जाते हैं तो उनको वहाँ पर जॉब नहीं मिलती है तो मजबूरन उनको फिर बाद में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना पड़ता है, स्ट्रीट वेंडर की तरीके से या किसी और सर्विस सेक्टर में, चाहे फिर वो ड्राइविंग का ही काम क्यों ना करे। तो इस केस में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर कि बहुत कमियाँ देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, पर रियलिटी में अगर देखें तो हो रहा है कुछ ऑपोजिट कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में भी कहीं ना कहीं फुल फ्लेजेड पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो इनफॉर्मल सेक्टर में।
आपको ये पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो चीज़ें परचेज करते हैं वो ही पिछले 30 सालों में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन का रोल प्ले किया है। हम जब जीडीपी की बात करते हैं तो 3 इंजन्स की बात होती है ग्रोथ का इंश्योर करने के लिए। फर्स्ट इंजन होता है डोमेस्टिक, ये प्राइवेट जो कंजम्पशन होता है वो, और उस प्राइवेट कंजम्पशन में ही हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो फुलफिल होती हुई दिखाई देती हैं। तो जब अर्बन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यही लगातार अगर क्राइसिस का सामना करेगा तो डिमांड कहाँ से बनेगी? और डिमांड ही अगर नहीं बनेगी, चाहे टूथपेस्ट से लेकर के टू व्हीलर तक की बात करें, तो जब डिमांड ही नहीं बनेगी तो फिर बाद में प्रोडक्शन किस चीज़ का? प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी हमारी सस्टेनेबल? तो सस्टेनेबिलिटी हमें इंश्योर करने के लिए हमें जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर में जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जॉब क्रिएट कर पाएंगे, तो उससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो देखो, जो रेस्ट्रिक्शंस है जो अभी तक देखा जाए कोविड की वजह से लगाई है, तो सबसे ज़्यादा परेशान ही इन रेस्ट्रिक्शंस ने इनफॉर्मल सेक्टर को किया है। बाकी सब लोग तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं भाई, ऑफलाइन तो स्ट्रीट वेंडर्स काम किया करते थे ना, उनकी प्रॉब्लम हो गई। ऐसे में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी एक अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के पूरी रिसर्च की गई कि लोगों की जो कमाई है वो और लोगों के हाथों में जो रोजगार है वो, उस पर क्या असर देखने को मिला है कोविड का अर्बन एरियाज़ में। तो आउटकम ये है कि जो अर्बन एरियाज़ में जो एम्प्लॉयमेंट पिरामिड है उसमें जो बॉटम पर है, बॉटम पर मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, बोले सबसे ज़्यादा क्राइसिस का सामना उन्हीं को करना पड़ा है। ये जो शॉक मिला है कोविड का, कोविड रिलेटेड लॉकडाउन्स का, बोले सबसे ज़्यादा उसी की वजह से हुआ है। तो इसमें अनस्किल्ड जो लोग हैं, जिनके पास में कोई स्किल नहीं है, जिनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है जिससे कि वो अपना काम चला सकें, उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। तो आज की अगर इकोनॉमीज़ की बात करें तो हमें ज़रूरत है कि इंक्लूसिव मैनर में एक इकोनॉमिकल ग्रोथ इंश्योर हो, जिसमें गांव के लोग भी प्रोग्रेस करें तो अर्बन एरियाज़ में रिच भी करें तो पुअर्स भी करें, अर्बन एरियाज़ में मेजोरिटी भी करे तो माइनॉरिटी भी करे, अर्बन एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेल्स के लिए है तो फीमेल्स के लिए भी होनी चाहिए। तो ऐसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर कि अनस्किल्ड जो लेबर है हमारे देश की, उनको रोज़गार मिल सके। ठीक है, तो ऐसे में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, जिसमें रेल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर जो अभी सोलर सिस्टम की तरफ है या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पर रोज़गार क्रिएट हो, है ना। ऐसे में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बहुत ही सही तरीके पे, सही जगह पे आइडेंटिफाई किए हुए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर सरकार को अपनी इंटेंशन और एम्बिशंस को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हमने बोल दिया, हमने सोच लिया, पर किया कुछ नहीं, तो आउटकम कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब कि कहीं कथनी और करनी में गैप नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी टॉक्स पे वॉक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका देखो हमारी इकोनॉमी पर बहुत क्विक और इंस्टेंट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और साथ में जब रोजगार का अच्छा माहौल बनता है तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा आता है फिर। ठीक है, और टाइम बाउंड मैनर में काम होना चाहिए। और ये चीज़ अभी बजट में अगर ये चीज़ इंश्योर कर दी जाती है तो इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा दूरगामी फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आज अगर बड़े बड़े कंट्रीज़ की बात करें, ज़्यादातर कंट्रीज़ की, तो उन्होंने ज़्यादातर जो जॉब क्रिएट की है ना, वो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में की है। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, और वहाँ पर भी लेबर की जब ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है। जबकि हमारे यहाँ पर इसी चीज़ की प्रॉब्लम है। आज अगर हमारे देश में देखें तो करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास में स्किल नहीं है, जो कि एजुकेटेड बहुत कम है। तो उनको अच्छी खासी जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स होती है ना इंडस्ट्रीज़ में, उनमें जॉब मिले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जिससे कि वो आराम से मैनुअल काम को सीख भी सके, मशीनों को ऑपरेट कैसे करते हैं ये भी सीख सके, और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ भी करेंगे और जॉब भी मिलेगी। तो यही तो साइकिल हमें क्रिएट करना है डिमांड एंड सप्लाई का। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे फिर हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी, एक एक इंडिविजुअल की। आज अगर इंटरनेशनली हम देखें, चाहे चाइना हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये वो कंट्रीज़ हैं
जहां पर अभी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ना, इनका फोकस मेन किस पर है? एक्सपोर्ट पर। तो इसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को रोज़गार में मिल रहा है, वहाँ की इकोनॉमीज़ को मिल रहा है। आज अगर देखें तो चाइना में फॉक्सकॉन की लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है ना, वहाँ पर आईफोन के प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इंडिया में भी चेन्नई में अभी बेंगलुरु चेन्नई के आसपास में लॉन्च हुआ है, वहाँ पर अभी सुना हो आपने, तो प्रोटेस्ट भी चल रहे थे वहाँ की जो लेबर थी उनके द्वारा। तो आप देखो, एक अकेली फैक्ट्री ने लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है, जबकि हमारे देश में अगर देखें तो इतनी ज़्यादा स्किल, बड़े स्केल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट किसी भी कंपनी ने नहीं जनरेट कर रखे हैं। इवन 10 लाख कंपनियों ने मिलकर के 15 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। तो क्या दे रखा है जी? यहाँ पर तो एक कंपनी ने 4 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। सेम चीज़ आप अप्लाई कर दो सैमसंग कंपनी पे, कि वियतनाम में सैमसंग का एक प्लांट है, वहाँ पर फ़ोन प्रोडक्शन होता है, लगभग 1 लाख लोगों को उस प्लांट ने जॉब दे रखी है। तो ऐसे में रोजगार कितने ज़्यादा हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। बेशक इन चीज़ों पे काम किया जा रहा है। जैसे हमने कल ही पढ़ा कि DLI, PLI इनके नाम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि इंडिया में आओ प्रोडक्शन करो, इंडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट देगी। DLI जो मेती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा ये सीधी स्कीम लॉन्च की गई है कि डिज़ाइन जो अच्छे से करेगा हमारे देश में आकर के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को, तो बोलो उसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन देंगे। तो इस तरीके से सरकार की तरफ से प्रोविज़न तो है, पर राइटर जो है वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कि भाई आपके इंटेंशंस जो है ना वो इम्प्लीमेंट होती हुई दिखनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, बोले लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो आप वियतनाम में एक अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर के पास जाकर के देखो क्या है। वो मैन्युफैक्चरर्स जो होता है, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर, जो अगरबत्ती कहाँ यूज़ होती है, कौन से देश में अगरबत्ती जलाई जाती है? हमारे देश में, इंडिया में, जबकि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? वियतनाम में। तो बोले 10 वर्कर्स को चेन्नई में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है वियतनाम से, और वो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के और वापस चले जाते हैं अपने देश में, और वहाँ पर 10 लाख लोगों को रोजगार दे देते हैं अगरबत्ती बनाने का। और फिर वो अगरबत्तियाँ एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया को ही। भाई टेक्नोलॉजी किसकी अगरबत्ती बनाने की? हमारी। मार्केट किसका है? हमारा। तो मास प्रोडक्शन भी हमारा ही होना चाहिए ना। क्यों 4000 किलोमीटर दूर हमारे देश से कोई दूसरा कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है अगरबत्तियाँ, और उन अगरबत्तियों का यूज़ करके हम पूजा करते हैं हमारे देवताओं की, भगवानों की, तो बोला वो मार्केट हमारा है भाई, हमें उसको हार्नेस करना चाहिए। तो ऐसे में हमें लेबर रिफॉर्म्स लेके आने की ज़रूरत है। बेशक सरकार ने 4 लेबर रिफॉर्म्स के लिए 4 लेबर कोड ला दिए, पर उनके लिए टाइम बाउंडेड मैनर में उनका कोडिफिकेशन होना चाहिए, उनका एक इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए टाइम पे। नहीं तो क्या होगा कि गुड्स जो हैं वो बाहर से आएंगे और हमारे देश में बिकेंगे, और हमारे देश के जो गुड्स हैं वो हमारे देश में महंगे बिकेंगे। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? जो हमें सस्ता मिलेगा। सस्ता तो बाहर का माल मिल रहा है भाई। तो हमें लॉजिस्टिकली भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा खुद को, ठीक है, जिससे कि लागत कम आए, चाहे वो प्रोडक्शन से संबंधित हो या सप्लाई से संबंधित हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ से संबंधित हो, लॉजिस्टिकल कॉस्ट हमें रिड्यूस करनी होगी। हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश 2020 में पर कैपिटा GDP के हिसाब से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ने टेक ओवर कर दिया इंडिया को, और इसमें मेन काम क्या है? गारमेंट सेक्टर, कपड़ों से संबंधित। अगर आपने अब थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो तो 2017 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, 2016-17 का इकोनॉमिक रिव्यू, उसमें सीधा का सीधा यही था कि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे शायद 2017-18 का था वो इकोनॉमिक सर्वे। उसमें ये था कि वियतनाम और बांग्लादेश की इकोनॉमी अगर ग्रोथ कर रही है तो उसके पीछे की कारण क्या है? वहाँ की गारमेंट इंडस्ट्री प्लस में लेदर इंडस्ट्री, चमड़े के जूते बनाने, चमड़े का काम होना। जबकि हमारे यहाँ पर इन चीज़ों की कितनी डिमांड है, इन पर काम होना चाहिए। गारमेंट सेक्टर में लगभग 44 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है बांग्लादेश में, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पर जितना रोजगार मिलता है उसका 10 गुना ज़्यादा रोजगार बांग्लादेश में मिला हुआ है गारमेंट सेक्टर में, और उसमें मेनली है वुमेन। तो इसमें आप देखो कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को भी तो हमें इंक्रीज करना है। नहीं तो हमारे देश की 50% जो जनता है जो कि फीमेल्स हैं, वो अगर घरों में रह गई तो हम कहाँ से हमारे GDP को एक्सपेंड कर पाएंगे भाई? कहाँ से हम आगे बढ़ पाएंगे इकोनॉमिकली? तो इस केस में हमें ज़रूरत है
कि जो लेबर हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए, फ्लेक्सिबल लॉज बनाए जाए। बेशक वही 4 लेबर कोड की बात फिर से हो रही है, लेबर कोड बनाया आपने, पर टाइम पे इम्प्लीमेंट भी तो करो भाई। स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लो, कोलैबोरेट करो, स्टेट सेंटर रिलेशंस के बीच में जो कोई भी मुद्दा अटक रहा है उसको ठीक करो। इसलिए बजट में एक प्रॉपर काम होने चाहिए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट फिक्स होनी चाहिए। फिर बात आती है बजट में इन्वेस्टमेंट को लेकर के। हमें ज़रूरत है एजुकेशन को प्रमोट करने की और स्किल को प्रमोट करने की। देखो, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनस्किल्ड ऑक्यूपेशन में अगर एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट नहीं करेंगे तो मुश्किलें हैं, कारण कि जो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है उसमें ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर स्किल्ड नहीं है। हमारी वर्कफोर्स में अगर स्किल्ड इंडिविजुअल्स की बात करें ना तो केवल 5% ही इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्किल्ड है, जबकि साउथ कोरिया में वर्कफोर्स का 96% स्किल्ड है, जर्मनी में 75%, यूएस में 52%। तो इस केस में हम इन सभी कंट्रीज से जिनसे हम कंपेयर कर रहे हैं उनसे हम बहुत पीछे हैं कि हमारी जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसमें से सिर्फ 5% लोग ही स्किल्ड हैं। इसका मतलब हमें स्किल इंक्रीज करने की ज़रूरत है। बेशक हमारे पास में एक इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है, दैट इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि काम कर रहा है कि स्किल को हम कैसे भी करके इंक्रीज़ करें, लोगों के कौशल को इंक्रीज़ करें, ट्रेनिंग दें उनको, मशीन के से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज उनको अवेल कराएं, जिससे कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी इंश्योर कर सकें। तो बोलो वो चीज़ और ज़्यादा स्पीड से और इंटेंसिवली करने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को बजट में प्रॉपर स्पेसिफिकेशन मिलना चाहिए। अब ये जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, अब ये अपने आप से कुछ करे तो ठीक है, नहीं फिर प्राइवेट कंट्रोल या प्राइवेट सेक्टर का अगर कोई ऐसी कोई एंटिटी हो जो कि इस तरीके से अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हुए अगर काम करे तो वो भी एक ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। तो स्किल पर ध्यान देना ज़रूरी है। फिर आ जाओ एजुकेशन पे। आज अगर एजुकेशन की हम बात करें तो जो प्रथम एनजीओ है वो सर्वे कंडक्ट कराता है सर, ठीक है, ASER। तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर हम देखें तो अभी पिछले 2-3 सालों में इतना बुरा हाल हो गया है कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, स्कूल्स के क्लोज होने की वजह से, कि 5वीं क्लास के लगभग 44% जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे इस चीज़ में कैपेबल नहीं है प्रॉपर कि वो पढ़ लिख सके जो सेकंड क्लास की जो टेक्स्ट है उसको भी। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब ये है कि 44% बच्चे हैं वही केवल पढ़ लिख पा रहे हैं, बाकी 56% बच्चे पढ़ लिख ही नहीं पा रहे हैं। है तो वो 5वीं क्लास में, पर परफॉर्मेंस उनकी सेकंड क्लास के बच्चे से भी बुरी है। 23% बच्चे ऐसे हैं जो केवल 5वीं क्लास में होने के बावजूद भी केवल डिवीज़न कर सकते हैं। मतलब बचे हुए 77% जो बच्चे हैं जो क्लास 5th में हैं उन लोगों को भाग करना भी नहीं आता। स्कूल लगभग 1.5 साल तक बंद रही और अभी भी सबसे पहले स्कूल्स को ही बंद किया है। यही सबसे बड़ा क्राइसिस है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर बात करें तो स्कूल्स को सबसे जल्दी ओपन किया गया था, हमारे यहाँ पर स्कूल्स को सबसे पहले बंद किया गया है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें जो 2020 में आई थी, उसमें बेशक प्रपोजल दिए हैं कि सेकंड स्टैंडर्ड का जो बच्चा है, दूसरी क्लास का जो बच्चा होगा, वो प्रॉपरली रीडिंग और राइटिंग स्किल्स उनके पास में हो, कम से कम रीडिंग और अर्थमेटिक कैलकुलेशंस तो वो कर सके, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि वाकई में अगर फाउंडेशन अच्छी होगी बच्चों की तो आगे उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वेलकम इनिशिएटिव है और एक ग्रेटर डेडिकेशन की ज़रूरत है, चाहे गवर्नमेंट की बात करें चाहे इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इन दोनों को मिलकर के, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरफ से एक अच्छे से काम करने की ज़रूरत है एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन बेशक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल की जो लिस्ट सेकंड है उसमें मेंशन्ड है एजुकेशन, पर बात ये है स्कूल एजुकेशन पर्टिकुलरली, है ना, पर बात ये है कि यूनियन बजट को भी, यूनियन गवर्नमेंट को भी बजट के थ्रू स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, जिससे कि वो अपनी तरफ से आउटकम बेस्ड लर्निंग को इंश्योर कर सकें। कम से कम सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं वो सिंपल अंडरस्टैंडिंग रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर सकें और अरिथमेटिक कैलकुलेशंस प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। इसके आगे क्या हो सकता है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के बेसिस पे, तो उसमें हमें और ज़्यादा इनका जो पार्टिसिपेशन है स्कूल एजुकेशन में वो बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी तक अगर देखें तो CSR स्पेंडिंग के अंडर में लगभग 9,000 करोड़ रुपए का
खर्चा करते हैं ये कंपनियां मिल करके, है ना। पिछले साल की अगर बात करें एवरेज, तो इसमें 1/3 जो खर्चा है वो स्कूलिंग पे जा रहा है, एजुकेशन पे जा रहा है। तो ऐसे में लगभग 100 कंपनियां हैं जिन्होंने 9,000 करोड़ रुपए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में आए खर्च किए हैं। तो इस केस में इन 100 कंपनियों की बजाय अगर हम टॉप 1000 फॉर्म्स को पिक करें जिनकी मेंबरशिप है सीआईआई के साथ में, ये भी एक तरीके से प्रेशर ग्रुप है या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्ट ग्रुप है, इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं ये सीआईआई। तो बोला 1000 कंपनियां, और उन 1000 कंपनियों का लेन देन है लगभग 30,000 स्कूल से। और अगर एवरेज देखा जाए तो सेकंड क्लास में लगभग 50 बच्चे हर स्कूल में मिल जाएंगे। तो टोटल 30,000 स्कूलों में 50 बच्चे अगर हर एक स्कूल में होंगे तो लगभग 15 लाख बच्चों को ये 1000 कंपनियां हेल्प कर सकती है कि नहीं, सेकंड क्लास में ही उनकी जो रीडिंग हैबिट है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस है, उनको परफॉर्म करने में, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। तो इसके लिए सेंटर क्या कर सकता है बजट में कि जो टैक्सेशन है उसको रिड्यूस करे। जैसे कि अभी तक तो क्या है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो कंपनियां हैं उनको अपनी जितनी भी प्रॉफिट है, ठीक है, उनको उनमें से 2% अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देना होता है। तो अभी आप जो प्रॉफिट है उसी में से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिडक्ट करवा दो और टैक्स में उनको रिलीफ दे दो, तो बोले इससे और फायदा होगा। तो इसके लिए हमें इंक्लूजन जो है वो इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरफ से देखना होगा। ऐसा नहीं कि सोशल इंक्लूजन की बात कर दी और इकोनॉमिक इंक्लूजन की हमने बात ही नहीं की, तो बोला नुकसान हो जाएगा फिर ये लॉन्ग टर्म में। क्योंकि जहां सोसाइटी की बात करें तो कास्ट के नाम पर जहां डिस्क्रिमिनेशन है गांवों में, तो वो ही शहरों में आते हैं क्लास के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, जिसमें रिच और पुअर गैप हो जाता है फिर। तो ये हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसमें देखो, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स का कोलैबोरेशन होना चाहिए, और इंडस्ट्रीज़ को भी इसी तरीके से पॉलिसी बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि भाई आप ऐसे काम करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव मैनर में इंडिया ग्रोथ कर सके। जैसे कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो क्यों ना हम एजुकेशन के लिए भी इसी तरीके के काम करें, ठीक है। तो ये चीज़ बताई जा रही है राइटर के द्वारा। फिर ये बोल रहे हैं कि और डिटेल में पढ़ना हो तो मेरी लिखी हुई बुक है द स्ट्रगल एंड द प्रॉमिस, रीस्टोरिंग इंडियाज पोटेंशियल। बोले इसी मंथ मेरी पब्लिश हुई है ये बुक, पढ़ सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल था, अच्छा था, देख लिया डिटेल में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल द राइज ऑफ इंडियन डायस्पोरा या इंडियन माइग्रेंट्स। देखो विक्रम पटेल जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो जब 75वीं एनिवर्सरी हम हमारे इंडिपेंडेंस की ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वर्ल्ड लीडर्स जब इकट्ठे होते हैं तो बोला बातचीत अगर हो तो इस पे बोले मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, मेरे पास भी बोला बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। तो बोला आज इंडिया जितना ग्रेट कोई कंट्री है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की बात करो, व्लादिमीर पुतिन की बात करो, शी जिनपिंग की बात करो, नरेंद्र मोदी की बात करो, बोला चारों जब बैठेंगे बातचीत करेंगे तो मोदी अल्टीमेटली ये कहेंगे, बोला दुनिया को चला कौन रहा है। मैसेजेस आते हैं बोले व्हाट्सएप पे मेरे पास में, चला कौन रहा है, बोले इंडिया। कैसे हैं, बोले वर्ल्ड की जो लीडिंग कंपनीज उनके सबके सीईओज देखो आप, ज़्यादातर इंडियंस मिलेंगे आपको। फॉर एग्जांपल गूगल की बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, तो बोले इस चीज़ को आप कंसिडर करो। एनजीओज देखो, लीडिंग एनजीओज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो फ्रंटियर्स मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये दोनों एनजीओज हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स ये क्या है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लो, वहाँ के अलग अलग स्टेट्स या यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर बोला आने वाले टाइम पर लीडिंग रोल प्ले करने वाले ही इंडियंस होंगे। तो सवाल ये है कि वो इंडियंस जिन्होंने इंडिया को छोड़ा, इंडिया से बाहर जाकर के उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी और आज वो लीडर्स के तौर पे अपने आप को असर्ट करने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। इंडिया की, यूएस की जो टॉप यूनिकॉर्न कंपनीज हैं उनमें जो लीडर्स हैं या फिर जो फाउंडर्स हैं उनके, वो ज़्यादातर इंडियंस निकल के आ रहे हैं। तो बोला इंडिया में ही ऐसा क्यों, जबकि हम दूसरी तरफ अगर इंडिया में ही घूम करके देखें तो कितना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडेक्स की बात करें, चाहे इनकम इनइक्वालिटी की बात करें, चाहे फूड सिक्योरिटी की बात करें, जेंडर इक्वलिटी की बात करें, एयर क्वालिटी की बात करें, ट्रांसपेरेंसी, यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ कवरेज की बात कर लो, या लिटरेसी या सैनिटेशन। बोला हर चीज़ में हम क्यों फिसड्डी साबित हो रहे हैं। घर में तो हम फिसड्डी हैं और बाहर जा कर के शानदार परफॉर्म कर रहे हैं।
इवन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर बात करें 2020 में, तो हमारी कैटेगरी जो थी वो अफगानिस्तान, साउथ सूडान और यमन के बराबर रखी गई है। तो क्यों हम हमारे डोमेस्टिक कैटेगराइजेशन में तो डिक्लाइन कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ से ही जो माइग्रेंट बाहर निकल जाते हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ में जाकर के अपनी परफॉर्मेंस शानदार देते हैं। तो बोले ये कॉनेंड्रम है ना, ये जो दुविधा है, बोले इस दुविधा में मैं ही नहीं, बहुत जने उलझे हुए हैं। बोले ये चक्कर क्या है कि इंडिया में तो इतना बुरा हाल है, या फिर हम इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। बेशक प्रोग्रेसिव है हमारा कंट्री, इम्प्रूव कर रहा है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो बाहर जाकर के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना और अंडर इंडिया में इतना नहीं होना, तो बोले यही सबसे बड़ी मुश्किल है। तो देखो, हमारे यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंडिया की जो हेरिटेज है ना, उसको हमें समझना होगा। और वो इंडियन हेरिटेज क्या है? डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। इसे हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए किसी भी केस में। इसको आप पेपर 1 से भी कनेक्ट कर पाओगे, पेपर 2 से भी कनेक्ट कर पाओगे इस आर्टिकल को। पेपर 1 में जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उस वाले पॉइंट से होगा, और इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पॉइंट है ना, उसमें आप कनेक्ट कर पाओगे इंडियन डायस्पोरा वाला जो पॉइंट है उसमें। तो आप देखो कि डाइवर्सिटी, विविधता, इक्विटी, समता और इंक्लूसिवनेस सबके साथ में, एक दूसरे के साथ में मिलकर के फिर बाद में अपनी जो है को एग्जिस्टेंस एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाना। आज अगर हम धर्म के नाम पर देखें, संस्कृति के नाम पर देखें, तो कितने लोग हमारे यहाँ पर अलग अलग सोसाइटी से आए हैं। एक सिंगल जनरेशन में अगर हम देखें तो लोगों की जब काउंटिंग करें ना वैरायटीज़ की, तो कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पर। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और इन 3 चीज़ों को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। वेस्टर्न सोसाइटी, एक बार हिस्ट्री उठा करके देखो क्या है वहाँ पर। वहाँ की हिस्ट्री में नरसंहार, जेनोसाइड, एक दूसरे को मारना काटना, स्लेवरी, एक दूसरे को गुलाम बना करके रखना, कॉलोनियलिज्म, दूसरे देशों पर जाकर के राज करना और अपनी सुप्रीमेसी को साबित करना कि वाइट हैं वो सुपर हैं। तो वेस्टर्न सोसाइटी का तो ये है वैल्यू सिस्टम। हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है? डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, जिन वैल्यू सिस्टम के ऊपर आज सारी दुनिया चलने की कोशिश कर रही है। एक तरफ हम मल्टीकल्चरलिज्म की जो सोसाइटी है उसको प्रमोट करते हैं। अगर ये चीज़ हमारी कंटिन्यू रहती है तो इसका फ़ायदा हमें डेफिनेटली मिलेगा। आज इन्हीं चीज़ों पर पूरी दुनिया कहीं ना कहीं, इंडिया जिस तरीके से एक मेल्टिंग पॉट बना है ना, कि पूरी दुनिया की अलग अलग तरीके की जो कल्चर है वो आई और इंडिया में सेटल हुई, और इंडिया में ही वो लोग यहाँ पर रहना पसंद कर गए। चाहे वो यूरोपियन सेटलर हो, चाहे फिर वो इन्वेडर्स हो मेडिएवल पीरियड के टाइम पे, तो भी बोला है हमारा देश जो है वो लगातार फ्लोरिश होता रहा। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती है। वर्ल्ड के मेजर रिलीजन्स की अगर बात करें तो सब लगभग सारे रिलीजन हमारे देश में मिलते हैं। तो क्यों नहीं हम हमारी वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन को हम फिर से कह सकते हैं ना कि एक एम्पावरमेंट दें इन सारी वैल्यूज़ को, क्योंकि यही चीज़ें फेड अवे हो रही हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इन हमारी जो डाइवर्स जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से जो एक टैलेंट है हमारा, वो यहाँ से निकल करके जा रहा है वेस्टर्न सोसाइटीज़ की तरफ, और वहाँ पर जा करके अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। दैट मीन्स कि हमें डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन पर तो ध्यान देना है ही, साथ में अकोमोडेटिव हमारी सोसाइटी होनी चाहिए जिससे कि टैलेंट बाहर ना जाए। ठीक है, होता क्या है कि हर कोई ये सोचता है कि मैं यूएस से यूरोप जा करके सेटल हो जाऊं, जो भी पैसे वाला बनना चाहता है वो, या फिर जिनके पास में टैलेंट है, कम से कम मिडिल क्लास के लोग। कारण है कि वो चाहते हैं कि भाई हमें हमारी प्रोग्रेस इंश्योर करनी है और शांति चाहिए, हमें भगदड़ नहीं चाहिए फालतू की। वो बात अलग है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ भी अभी कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना कर रही हैं, पर फिर भी मुद्दा जो चल रहा है वो ये कि जो हमारे लोग हैं वो ही बाहर जाकर के इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ कब से हुई है? ये चीज़ जब से हम गुलाम बने हैं तब से। बाकी पहले तो इंडिया तो सोने की चिड़िया हमेशा से रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि हमारा जो एक अभी बिहेवियर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि इंटर कम्युनिटी अगर किसी ने शादी कर ली तो आप देखो फिर हाल ख़राब, इंटर कास्ट अगर मैरिज कर ली तो फिर देखो हाल क्या हो जाते हैं। तो बोले इस केस में हमें अगर वाकई में हमारी हिस्ट्री को रीराइट करना है, हम हमारी प्रोग्रेसिवनेस को फिर से इंश्योर करना चाहें, तो हमें वाकई में बहुत कुछ
चीज़ें हमारी हिस्ट्री से पिक करनी है और इन 3 चीज़ों को तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इन्हीं वैल्यूज़ पे बेस्ड है। इसके आगे अगर देखें, आज यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनका ओरिजिन, उनकी माता इंडियन थी, उनके पिता क्रिश्चियन वेस्ट इंडियन थे, ठीक है। तो इस केस में आप देखो कि किस तरीके से अपनी तरीके से अपनी पोजीशन उन्होंने क्रिएट की है। ऐसे ही और भी लीडर्स हैं जो कि वहाँ पे यूएसए में गवर्नमेंट में, यूएसए के डिफरेंट गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। जैसे एक लेडी है मोना दास जो कि बिहार से हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में नेशनलिस्ट लव जो है वो उसमें कोई कमी है या फिर उस पर कोई डाउट किया जा सकता है, पर सवाल यह है कि जिन चीज़ों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनका फाउंडेशन है वो वीक है। कैसे कि हेट, दूसरों से आप नफ़रत करोगे, फिर आप साथ में रह करके कैसे प्रोग्रेस इंश्योर करोगे? आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटीज़ को लेकर के दूसरे लोगों को मारोगे, काटोगे, तो बोलो वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। आज अगर हम हमारे देश को मैच्योरिटी की तरफ ले जाना चाहें, मॉडर्निटी की तरफ ले जाना चाहें, तो हमें हमारे डाइवर्सिटी वाला जो सेगमेंट है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आज अगर यंग इंडियंस की बात करें तो लगभग पिछले 2016 से 19 के बीच में लगभग 40% इंक्रीमेंट देखने को मिला है कि यंग इंडियंस जो हैं वो इंडिया छोड़ करके पढ़ने के लिए बाहर गए हैं। जबकि विश्व गुरु होने का हमने टारगेट भी लिया है हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में, और हम इस ज़माने में विश्व गुरु हुआ भी करते थे। तो मुद्दा सीधी सी बात है कि इंडिया वाकई में इंडियंस पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं, तो इंडिया भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है और उस लीडरशिप को हमें एक बार फिर से रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो बात यही है कि डाइवर्सिटी में ही हमारी ग्रेटनेस है, हमें इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारा जो ब्राइटेस्ट टैलेंट है वो तभी यहाँ पर रुकेगा जब उसको यहाँ पर दिखेगा कि वाकई में एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बन रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से हम हमारी ग्रेटनेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट भी करना होगा, और प्रोटेक्शन के लिए हमारी 3 वैल्यूज़ फिर से डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस और इक्विटी, इन तीनों चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। ये वैल्यू सिस्टम है, थोड़ा ध्यान रखें इनके बारे में, आप थोड़ा डिटेल में थोड़ा और जानना। इक्विटी क्या होती है, इंक्लूसिवनेस क्या होती है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है वॉइस ऑफ द साइलेंट वैली। साइलेंट वैली आपको पता ही है केरला वाले एरिया में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट में। आर्टिकल को लिखा है जी मधुसूदनन ने। तो इनका ये कहना है एम के प्रसाद जी का भी रिसेंट डिमाइस हुआ है, जो कि एनवायरमेंटल एक्टिविज्म पॉइंट ऑफ व्यू से केरला में सबसे इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स में से एक है। डॉयन का मतलब होता है प्रोमिनेंट पर्सन जो होते हैं वो, जिनकी पकड़ होती है किसी एक फील्ड में बहुत अच्छी। तो इनके द्वारा अपनी तरफ से अभी जो केरला रेलवे की बात चल रही है, जिसमें 292 किलोमीटर की लंबी जो रेलवे लाइन डालने की बात की जा रही है, जिसके बारे में हमने देखा भी था कि सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, और एक्सप्लेन पेज पे भी हमने डिस्कस किया था। तो इस चीज़ को अगर डिटेल में पढ़ना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा वीडियो का, तो आप ज़रूर देख लेना उसको। और अगर आपने नोट मेकिंग कर रखी है दैट्स ओके। तो बोला ऐसा ही कुछ प्रोविज़न 1967 में साइलेंट वैली वाले एरिया में कंसिडर किया गया था कि हाँ जी, एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना था। तो 1962 में एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उस मूवमेंट का नाम रहा ग्रुप का केरला शास्त्र साहित्य परिषद, ठीक है, जो कि 1962 में स्टैब्लिश हुआ और काम करना शुरू किया इन्होंने 1967 में ढंग से। पार्टिसिपेशन अभी 60,000 के लगभग, मैंने विकीपीडिया पे भी देखा था 60,000 के लगभग फॉलोअर्स हैं। और इनका काम क्या है, साइंस को इस तरीके से यूज़ करना जिससे कि सेल्फ रिलायंस लाई जा सके, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इंश्योर हो, एक पढ़ाने के तरीके में भी अच्छे से साइंस का अच्छे से यूज़ हो, और हर एक पर्सन की डिग्निटी इंश्योर हो सके, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो, और डेवलपमेंट में बॉटम अप अप्रोच की हम इन्होंने बात की, इस ग्रुप ने बात की, और इसी ग्रुप से एसोसिएटेड थे ये एम के प्रसाद जी। तो ये इवेंट जब हाईलाइट होता है, मतलब ये इवेंट, वो इवेंट जिसकी वजह से KSSP हाईलाइट होता है केरला में, वो था 1977 में, जब केरला गवर्नमेंट ने साइलेंट वैली एरिया में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का अप्रूवल दे दिया रिवर कुंथी पे।
फिर बाद में पता पड़ा कि एक बार तो अप्रूवल दे दिया, फिर बाद में जब नोटिस किया, बोलो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा या बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर इस तरीके से हमने अलाउ कर दिया तो। फिर बोला अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट को हमने रुकवाया, जिससे कि इंडिजिनस लोगों को परेशानी कम से कम हो। तो साइलेंट वैली को हमने बहुत सोच समझ करके प्रोटेक्ट कराया। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप एक मूवमेंट को लीड करो और वो मूवमेंट वहाँ के लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे और उससे लोग खुश रहें और डिग्निफाइड ज़िंदगी जिएं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, क्योंकि केरला का ये आर्टिकल हमने क्यों पिक किया, इसके पीछे वजह है कि केरला में फ्लड्स बहुत आती हैं और पिछले 3-4 सालों में तो बैक टू बैक फ्लड्स हैं, ठीक है ना। अब केरला में आप देखो वेस्टर्न घाट वाला एरिया आ जाता है पूरा का पूरा, तो क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से इकोसिस्टम में जो वेरिएशन आ रहे हैं उसको लेकर के एक स्टडी के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। पहली कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी माधव गाडगिल कमेटी और दूसरी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कस्तूरी रंगन कमेटी। अब माधव गाडगिल कमेटी ने तो 2013 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उस रिपोर्ट में वेस्टर्न घाट को पूरे को इकोलॉजिकली सेंसिटिव बताया था कि बोला इस एरिया में कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी पहली चीज़ तो होनी नहीं चाहिए और अगर हो भी रही है तो हाईली रेगुलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ऐसे में एनवायरमेंटली बहुत ज़्यादा कंसर्निंग रहा, पर वही चीज़ है कि फिर माधव गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट थी इसकी रिकमेंडेशंस को साइड करने के लिए सरकार ने के कस्तूरी रंगन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट को मतलब हाँ के कस्तूरी रंगन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उस कमेटी में फिर कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फ्री बताया कि हाँ जी हाँ डेवलपमेंट तो किया जा सकता है। अब सरकार जो है वो अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट पे ही ज़्यादा रिलाई करती है, ठीक है। जैसे के रेल प्रोजेक्ट है बोलो इसी पे बेस्ड है, तो बोलो एम के प्रसाद जी की प्रेजेंस थी तो हमने हमारे मूवमेंट में ऐसे काम किया। हमारी डिमांड क्या मतलब हमने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की चलते रिस्क को अवॉइड कराया। तो इसमें सीधी सी बात क्या आ रही है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अब आपके लिए टास्क है यहाँ पर, एक तो आप ये माधव गाडगिल और ये कस्तूरी रंगन कमेटी है ना, इनका एक बार ज़रूर देखोगे वेस्टर्न घाट से संबंधित क्या है इसका पूरा मुद्दा। एक आपको देखना है 10th क्लास की जो NCERT वाली बुक है उसमें जो प्रेशर ग्रुप वाला जो चैप्टर है ना, प्रेशर ग्रुप वाला चैप्टर शायद 5th चैप्टर है उस बुक का, वो आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करते हैं प्रेशर ग्रुप्स या फिर ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो, ठीक है ना। तो ये था मुद्दा यहाँ पर। इसके आगे देखें, लास्ट आर्टिकल है चैलेंज नेक्स्ट डोर। इस आर्टिकल में तो देखो यही बताया जा रहा है मेन तो पाकिस्तान से संबंधित। इसमें एक टर्म आ रही है दैट इज़ बाजवा डॉक्ट्रिन। देखो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने पिछले सालों कई सालों से बोल दिया कि हमें जियो पॉलिटिक्स की बजाय जियो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना चाहिए। साथ में ये कि अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे रिश्ते बनाने, USA के साथ में अपनी रिलेशनशिप को रिबिल्ड करना, चाइना के साथ में अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कंटिन्यू करना, साथ में इंडिया जैसे कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशनशिप अच्छी करनी होगी, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे ही जनरल ये जो बाजवा के जो स्टेटमेंट्स आए थे ना पिछली बार, तो उन स्टेटमेंट्स के बाद में कॉमर्शियल नेगोशिएशंस हुए भी थे, पर वही बात है पाकिस्तान फिर से आके अड़ गया कश्मीर वाले मुद्दे पे और क्या कहने शुरू कर दिया कश्मीर के मुद्दे पे कि जब तक आप 2019 में जो 5 अगस्त का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो चेंज किया गया है जम्मू कश्मीर का, जिसमें कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, उसको रिवॉक नहीं करता है इंडिया, बोला तब तक हम इंडिया के साथ एंगेज नहीं करेंगे। तो इस चीज़ में क्या है कि पाकिस्तान चाहता तो है करना, बट वहाँ पर करने में बहुत मुश्किलें हैं, जो भी अपनी रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना। तो हमने टेररिज्म वाला मुद्दा तो कल अच्छे से डिटेल में देख लिया था कि कैसे प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है इंडिया के साथ में, इसलिए इंडिया इंगेज नहीं करना चाहता। इंडिया सीधी सी बात है एक ही कहता है कि टेरर और टॉक्स एंड टेररिज्म दोनों एक साथ चले, ये इंडिया नहीं पसंद करता बिल्कुल भी और ना चलने देगा। तो वैसे अगर पाकिस्तानी आर्मी की स्टेटमेंट इस तरीके से आते हैं कि हाँ जी जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हमें जाने चाहिए और वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है उसको सपोर्ट भी अगर मिलता है तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली पूरे रीजन को होगा और इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते हैं ना, तो शायद इंडिया से ज़्यादा कोई बेनिफिशियल और कोई दूसरा कंट्री होने वाला है नहीं। आज पाकिस्तान के हाल ये हैं कि आईएमएफ के पास में लगभग 20 बार पैसे लेने के लिए जा चुका है पाकिस्तान, पर बोले 20 बार में एक बार भी उनको जवाब नहीं दिया गया, कारण कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में इनको डाला हुआ है। तो बस वही चीज़ें देखो बार बार बताई जा रही है। साथ में इमरान खान जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइंस पे ही चलना चाह रहे हैं, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने फॉलोअर्स को मक्का से ले जाकर के मदीना में सेटल किया था, तो बोलो उसी तरीके से अपनी खुद की एक सेटलमेंट से तैयार करना चाह रहे हैं, जो अभी न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो अभी रिलीज हुई है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, उसके बेस पे जिसको बोला जा रहा है रियासत मदीना पाकिस्तान में बनाना चाह रहे हैं, कि भाई हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमें एक बार हो सकता है रीसेटलमेंट में जाना पड़े। तो बात यह है कि पुराने जो हमारा जो इतिहास है जिसमें जो भी गलत खराब चीज़ें हैं उनको तो गाड़ो, इंडियन थ्रेट से डरो मत। और सीधी सी बात है, इंडिया खुद नहीं चाहता कि भाई हम पाकिस्तान को कैप्चर करें, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत होना चाहिए। देखो पिछली बार तो सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ था फरवरी में 2021 में, और बहुत महीनों तक गोली भी नहीं चली थी बाद में, तो अब तो फिर से इंसिडेंट आने लग गए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो यही चीज़ें बताई जा रही है मेनली। तो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएँ तो बढ़िया ही है, घाटा क्या है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देखे। थैंक यू।